हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से बात करने जा रही हूँ जो सीटेट जुलाई में एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी से बनते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़नी रहती है तीनों क्लास की। ये सीरीज आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट थ्योरी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर थ्योरी नहीं पढ़ रखी है तो कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए थ्योरी को अवश्य पढ़ लीजिए। ये जो लेसन है ये एनसीईआरटी 6 क्लास का आज इतिहास का आज 8वां लेसन है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी 7 लेसन करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। इस लेसन का कुछ पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। ये सब इससे पहले वाले वीडियो मैंने करवा दिया है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये सब मैंने करवा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। मैंने इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट वो नोट करते रहिए। ये सब यहाँ से कई क्वेश्चन बने हैं मथुरा के बारे में। ये सब मैंने करवा दिया था यहाँ तक इससे पहले वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। इसमें यहाँ तक इसमें मथुरा के बारे में बताया जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विपणन करना होता था, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थीं, जहाँ लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। आगे है यहाँ से क्वेश्चन बना है। उत्तरी काले चमकीले पात्र। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। शायद बर्तन दिखाए गए होंगे। चलिए नहीं है, आगे है सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूती की कताई व बुनाई की जाती थी। अब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? और ये इम्पोर्टेंट है। ये जो नियम इसमें बताए जाएंगे इसमें किस में से लिए गए हैं। आगे है ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। ये पूछा गया है कौन कौन महिलाएं कार्य करते थे, को नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। आगे है इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेज कर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़क के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। ये लाइनें पूछी गई हैं, ये वाली, इसको नोट कर लीजिए।
आगे है सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडू, वेरी इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछा गया। अरिकामेडू प्रेजेंट में पुडुचेरी में है। इसको पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था जहां दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यह एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था। अब यहाँ से लेके पूरा इम्पोर्टेंट है। पहले तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिए। ये अरिकामेडू प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, ये वाला। फिर इसका टाइम पीरियड क्या था, ये एक पत्तन। अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो पात्र मिले हैं इसमें क्या रखा जाता था, ये वाले, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। यहाँ से लेके इतना सब पूरा। अभिलिखित मिट्टी के बर्तन, कई पर्वतों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये, इसको जरूर नोट करें। ये पूरा आगे है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन जैसा तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम पूछ लिया जाता है। बेरी गाजा क्या है की कहानी। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ले जा सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमूद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। ये लाइनें नोट करिए इतना सब बेरी गाजा के बारे में इम्पोर्टेंट है। आगे है अगली हेडिंग, व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश के बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर ये इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से बनते थे, वहाँ से ही वे व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। अब यहाँ से ये वाला, इसको नोट करिए। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ये भी लाइनें नोट करिए। व्यापार से जुड़ी एक कविता। क्या क्या व्यापार, मतलब किन किन चीज़ों का व्यापार किया जाता था।
एक बार पढ़ लीजिए। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, जिससे घोड़ों का व्यापार होता था। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, अब काली मिर्च हो गया दूसरा। हिमालय से मिले रत्न और सोना का व्यापार। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। इसमें क्या क्या व्यापार में निर्यात किया आयात किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। जो सामान बताए गए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना बंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। आगे, अगली हेडिंग है समुद्री तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं, ये लाइन नोट कर लीजिए यहाँ तक। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मोवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर और तथा पांड्य। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से नोट करिए। ये यहाँ वाला, ये सब यहाँ से, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। नोट कर लीजिए इतना। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा था। ये भी नोट करिए, ये पूछे गए हैं लाइन टू लाइन उठा के। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पत्तनपुहार और या कावेरीपट्टनम, पत्तनपुहार का ही नाम है कावेरीपट्टनम। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। आगे है, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन के वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नातों, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ तथा सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चला है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरी दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसको नोट करिए। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री के द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। इसको नोट करिए, ये पूरा नोट कर लीजिए यहाँ। फिर दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है, इसको नोट कर लीजिए। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। आगे है रेशम मार्ग और कुषाण।
कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपनी नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों के से उन्हें कर वसूल कर तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों से आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। ये लाइन नोट कर लीजिए। नोट करिए यहाँ से। देखो, जो इम्पोर्टेंट है मैं बताती रहती हूँ, आप लोग नोट करते रहिए। ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, यहीं तक था ये लेसन, समाप्त हो जाता है। इसके आगे ये कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, जैसे लोहा 3000 साल पहले प्रयोग में लाया गया। फिर सिंचाई, कृषि में परिवर्तन सबसे नंबर 1 पे था सिंचाई। फिर संगम, तमिल साहित्य की रचनाएं, संगम साहित्य। पत्तन, अरिकामेडू श्रेणी। फिर व्यापारी और रेशम मार्ग, जिसके बारे में अभी पढ़ा, इम्पोर्टेंट है। उसको इन सारे शब्दों के बारे में ऊपर बताया जा चुका है। एक बार इस लेसन को आप लोग फिर से भी देख लें, क्योंकि ये लेसन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले, इसको नोट करिए। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले, इसको नोट करिए। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडू का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले, इसको नोट करिए। ये रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले, इसको नोट करिए। चोल, चेर, पांड्य लगभग 2300 साल पूर्व। रेशम साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले। फाहियान का भारत आगमन 1600 साल पहले। ह्वेनसांग का भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना 1400 साल पहले, इसको नोट कर लीजिए। ये यहाँ से ये सब यहाँ से इतना ये महत्वपूर्ण तिथियाँ पूछी जाती हैं। इसमें मैच करने वाला क्वेश्चन बना दिया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। तो थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियोज। अगर आप लोगों को इस वीडियो से किसी प्रकार की हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक ही पहुँचा दें जिन लोगों के पास में एनसीईआरटी की बुक नहीं है। तो ये लेसन समाप्त हो जाता है यहीं से फिर।